विस्तार न्यूज के स्थापना उत्सव में विश्वास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। थैंक यू। बधाई, विस्तार को बधाई। एक साल में अच्छा विस्तार हुआ है और कहा जाता है जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा होता है। तो जब शुरुआत अच्छी हुई है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की वो चौथा स्तंभ जो कि समाज को और सरकार को दिशा दिखाता है, उस चौथे स्तंभ की पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए विस्तार और विस्तार पकड़ेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। विस्तार न्यूज का मकसद ये है मंत्री जी कि हम आम जनता, जो अंतिम व्यक्ति है, वहां तक पहुंचे। और मैं देखता हूं मेरे रिपोर्टर सुबह सुबह आपको भी बहुत परेशान करते हैं, मेरे सहयोगी। ये एक साल का सफर, विस्तार न्यूज की कई खबरों को आपने साझा किया, आपने शेयर किया, आपकी टीम लगातार देखती है, आप देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक साल का जो सफर रहा हमारे चेयरमैन सर मुकेश श्रीवास्तव जी का ये कहना था कि टेलीविजन से दूर हो रहे दर्शकों को वापस लाना है। इस एक साल के सफर पर सबसे पहले आपकी टिप्पणी, इसके बाद बहुत सारे सवाल हैं जिस पर आपसे बात करेंगे विस्तार से। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। एक बहुत ही व्यवस्थित एडिटोरियल की टीम, जिसमें बहुत विस्तारित रूप से हर मध्य प्रदेश के कोने कोने में, बल्कि देश के अन्य स्थानों पर आपके रिपोर्टर्स की एक व्यवस्थित टीम, बहुत सुंदर प्रसारण, व्यवस्थित कार्यक्रम। और मुझे लगता है कि न्यूज़ में सनसनीखेज पुट डालने के लिए बिना आधार की न्यूज़ परोसना ये विस्तार का लक्ष्य नहीं रहा। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी आपकी सफलता की कुंजी है। हम देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल की प्रतिस्पर्धा में और इस आपाधापी में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तथ्य बिना जाने हुए वो बहुत सारी न्यूज़ ऑन एयर हो जाती हैं। उसके क्या परिणाम निकलते हैं ये तो हम सबको मालूम है, पर उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो विस्तार ने ये बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने जिम्मेदारी का निर्वहन किया है कि इस तरह से किसी भी सनसनीखेज बनाने के लिए न्यूज़ को ज़बरदस्ती नहीं परोसा। ओवर लोग ना ईटिंग कर पाए और ना बिना किसी बात के न्यूज़ उन तक पहुँचे, ये आपने ध्यान दिया। और मुझे लगता है यही सबसे महत्वपूर्ण है और सस्टेन करने के लिए, आगे लंबा चलने के लिए यही पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा सनसनी की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है कि कई बार आप खुद ही कह देते हैं कि छाती में गोली मार दो। तो जब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका बयान आ जाता है कि इनको छाती में गोली मारना चाहिए, तो इसमें सनसनी की बात ही नहीं है। आपका बयान अपने आप में बहुत सनसनीखेज होता है। तो यहां तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। छाती में गोली मारने की बात कही आप नहीं, ऐसे लोग जो लव जिहाद करेंगे उनको तो डरना पड़ेगा, डरना चाहिए। देखो सदन कह रहा है, ये सदन कह रहा है। महत्वपूर्ण बात यही है, देखिए मैंने जिस संदर्भ में वो बात कही थी, ऐसे लोग जो कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए इस तरह की हरकतें करेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा और बख्शा जाना भी नहीं चाहिए। समाज पर वो कहीं ना कहीं दाग है, इस पृथ्वी पर बोझ है। ऐसे लोग जो कि किसी धर्म विशेष के विस्तार के लिए काम करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनको इस समाज में रहने का अधिकार है। इसलिए वो जब लव जिहादी को पैर में गोली लगी और मुझसे ये पूछा गया कि कुछ लोगों ने इस बात को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाया है, तो मैंने कहा पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, पर पैर में नहीं, छाती में गोली लगनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। और जब हम शरीयत की बात करते हैं, मैं इस मंच पर कोई धर्म के विभेद की बात नहीं करता कि उन्होंने ये कहा कि हमें इससे बहुत सवाब मिलेगा, शरीयत की बात की, तो फिर शरीयत में तो गोली मारने का प्रावधान है, तो फिर गोली लगनी चाहिए। शरीयत में गोली मारने का प्रावधान है? देखिए ना, जो चोरी करते हैं उनको क्या होता है, हाथ काट दिए जाते हैं। यदि हाथ काट दिए जाते हैं तो फिर यदि आप इस कारण, क्योंकि उन्होंने ये बयान दिया ना कि हमने जो किया वो तो हमने अपने सवाब के लिए किया, तो फिर यदि ऐसा है तो हर चीज को फॉलो करो। केवल जो अच्छा है वो गप गप और जो खराब है उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं है। फिर यदि आप उस विचार के कारण ये काम कर रहे हो तो फिर तो आपको उस विचार की हर चीज को शिरोधार्य करना पड़ेगा। यदि गलती की है और यदि हाथ काटने की प्रावधान है
तो हाथ कटना चाहिए नहीं कटना चाहिए, बताइए? कटना चाहिए नहीं कटना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को जिंदा रहने का अधिकार है? लेकिन मेरा फिर एक सवाल है, मैं तो ये नहीं कहूंगा, मेरा फिर एक सवाल है कि आप प्रदेश के मंत्री हैं और बहुत सीनियर लीडर हैं। जब आप कहते हैं कि छाती में गोली मार दो तो बहुत दूर तक जाती है बात, फिर पुलिस छाती में गोली मारने लगेगी, फिर तो कानून का राज कहां रहेगा? ये भी तो सवाल उठता है। नहीं तो आपका क्या विचार है? नहीं, मेरा विचार तो ये है कि कानून से देश चले। नहीं तो ये कानून में ही है ना, कोई आदमी भाग रहा है तो क्या करोगे? यदि पुलिस कस्टडी में कोई आदमी बोलता है कि मुझे टॉयलेट जाना है और पुलिस को चकमा देके भागे तो पुलिस क्या करेगी? मुझे आश्चर्य होता है। देखिए तिवारी जी, मुझे लगता है कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। हम कभी कभी ऐसा कुछ कह देते हैं, ऐसी कोई बात कर देते हैं जिससे हमारी पुलिस या हमारे सैनिक हतोत्साहित होते हैं। आप यदि किसी एनकाउंटर को यह कह दोगे कि फेक एनकाउंटर है तो वो पुलिस वाला अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा? बताइए, कल यदि भगवान ना करता वो अपराधी भाग जाता तो यहां पर आप मुझसे यह क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते। मैं आप ये ये कहता कि आपकी पुलिस कि पकड़ आपकी क्यों नहीं पुलिस पाई? की नाकामी है तो वो पुलिस वाला क्या करता? बस मैंने कहा कि नीचे क्यों मारी, ऊपर मार देते, ठीक हो जाता। लेकिन यहाँ जबरदस्ती वेट क्या करेंगे? लेकिन यहाँ बहुत सारे युवा बैठे हैं मंत्री जी, और बिहार से आकर, बंगाल से आकर सुनियोजित तरीके से, मैं इसको बहुत गंभीर मानता हूं, इस तरह से सालों से इस कृत्य को किया जा रहा था, वीडियो बनाया जा रहा था, ब्लैकमेल कर किया जा रहा था, एक के बाद एक लड़की के बाद उनकी दूसरी दोस्तों को बुलाया जा रहा था। तो ये सब भी तो इतने दिन तक नहीं होना चाहिए। और कॉलेज में पढ़ने वाली ये देखिए बहुत गंभीर मामला है, बहुत ही निंदनीय मामला है, घृणित और समाज को कहीं ना कहीं हम सबको सोचने पर मजबूर करने वाला मामला है और इसीलिए तुरंत कार्रवाई हुई। और देखिए मुझे इस बात को लेकर बहुत प्रसन्नता है कि सरकार ने जो कुछ किया, समाज ने उसको शिरोधार्य किया। ध्यान रखिए, सरकार की किसी भी इस मामले को लेकर निर्णय में समाज खिलाफ नहीं है। लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि ऐसे लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है और इसीलिए एसआईटी का गठन हुआ है। और केवल भोपाल में ही नहीं, राज्य स्तर पर एसआईटी का गठन हुआ है। यदि ऐसे कोई मामले आएंगे तो संज्ञान लिया जाएगा। और केवल अभी नहीं, हमने धर्म स्वातंत्र अधिनियम इसीलिए बनाया कि यदि ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा केवल प्रलोभन देके बरगलाकर धर्म परिवर्तन के लिए यदि लव जिहाद किया जाएगा तो वो सहन नहीं किया जाएगा। और केवल लव जिहाद नहीं, लैंड जिहाद हो, इस तरह का किसी भी धर्म का आड़ लेकर यदि गैर कानूनी काम किया जाएगा तो वो अक्षम्य है, उसको सहन नहीं किया जाएगा। तो छाती पर गोली मारने वाली बात पर पर्याप्त बात हो चुकी है। आज स्थापना उत्सव का दिन है तो आज उत्सव की बात करते हैं। आपके एक प्रयास से मेडिकल क्षेत्र में भी लोगों ने खूब उत्सव मनाया। आपने हिंदी में, मुझे लगता है, एमबीबीएस को शुरू करने का क्रेडिट आपको जाना चाहिए। हालांकि अभी हेल्थ मिनिस्टर बैठे थे तो मैंने उनसे ये नहीं पूछा, उनसे पूछ लिया कि छाती में गोली मारने वाला, तो उन्होंने ही कहा था कि आप आएंगे तो आपसे सवाल करूंगा। और इस तरह से क्या क्या बदलाव ला रहे हैं आप सहकारिता के क्षेत्र में पिछले 1-1.5 साल का जो कार्यकाल है, ये भी जनता सुनना चाहती है। अब थोड़ी विकास की तरफ जाते हैं, उत्सव की तरफ जाते हैं। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मुझे जब मेडिकल एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम करने का मौका मिला तो मैंने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में क्यों नहीं हो सकती, तो हमने वो बीड़ा उठाया। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि 75 साल में जो नहीं हो पाया वो हमने मध्य प्रदेश में किया और हमने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू की। हमने मेडिकल की किताबों को हिंदी में रूपांतरित किया, बहुत साइंटिफिक तरीके से किया। मेडिकल टर्मिनोलॉजी का वही उपयोग करते हुए देवनागरी लिपि में हमने किताबें प्रकाशित की और बहुत सफलतापूर्वक उसका संचालन हो रहा है। जहाँ तक आप सहकारिता विभाग की बात कर रहे हैं तो हमने ये सुनिश्चित किया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 जब ये हिंदुस्तान अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो एक विकसित भारत बने। और जब विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम लोगों के कल्याण की बात करते हैं। तो एक रोजगार हमारे लिए बहुत बड़ा एक पहलू है और यदि हम रोजगार को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं तो सहकारिता एक बड़ा आयाम, एक बड़ा वर्टिकल हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने सहकारिता विभाग बनाया, माननीय अमित शाह जी को सहकारिता मंत्री बनाया और अमित शाह जी ने एक नारा दिया, सहकारिता से समृद्धि। तो उसमें, उस विषय पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। सहकारिता का विस्तार हो, सहकारिता एक आंदोलन के रूप में स्थापित हो, समाज के हर वर्ग तक सहकारिता पहुंचे
और सहकारिता के माध्यम से हम गांव की इकोनॉमी, जो रूरल इकोनॉमी है, उसको अपलिफ्ट कर सकें, उसका उन्नयन कर सकें, किसानों की ज़िंदगी को ठीक कर सकें। हमने अलग अलग स्तर तक जो हमारी पैक्स हैं, जो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी है, उसको एम पैक्स में परिवर्तित किया है कि वो अब केवल क्रेडिट मूवमेंट का काम, केवल खाद बीज का वितरण नहीं करेगी, वो अलग अलग व्यवसाय करेगी। और उसमें एक नया कॉन्सेप्ट में लेके आया हूँ, CPP, ये थोड़ा समझाइएगा, कठिन शब्द है। ये बहुत शायद देश में तो पहला है, दुनिया में पहली बार हम ये प्रयोग कर रहे हैं। CPP मतलब कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसमें हम कोऑपरेटिव सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। जो हमारी पैक्स है वो और हमारा किसान, यदि उनके क्षेत्र में कोई बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर आ रहा है, बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उनके रॉ मटेरियल की सप्लाई या उनके फिनिश गुड की मार्केटिंग, इसको लिंकेज करते हुए हम पैक्स को एक नया व्यवसाय दे रहे हैं। पैक्स को नया व्यवसाय देते मतलब उनके जो सदस्य हैं, मतलब किसानों को हम नया व्यवसाय देते हैं। अभी हमने रिलायंस के साथ MOU किया है, अभी हमने वैद्यनाथ के साथ MOU किया है, हमने बहुत सारे CBG, जो नया रिन्यूएबल एनर्जी एक CBG चल रहा है, उसके कम से कम 1000 करोड़ के हमने MOU किए हैं। तो ये CPP के माध्यम से हम अपने पैक्स के का अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं और उसके माध्यम से सहकारिता में एक नए आयाम जोड़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये सफल हो गया तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश देश को लीड करेगा। ये एक बहुत ही अच्छा नया कॉन्सेप्ट आया है जिससे सहकारिता का एक नया दृष्टिकोण हमें देखने को मिलेगा। हम पर्यटन में सहकारिता ला रहे हैं, हम हॉस्पिटैलिटी में सहकारिता लेके आ रहे हैं, हम बाकी बहुत होटल में हम सहकारिता ला रहे हैं, हम परिवहन में सहकारिता के क्षेत्र में ला रहे हैं, हम अलग अलग क्षेत्र में कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत काम कर रहे हैं। अभी जब आपने अमित शाह जी का जिक्र किया तो हम लोग जितना जानते हैं, मैं इससे पहले नेशनल पॉलिटिक्स खूब कवर किया हूँ, बहुत सारे राज्यों में गया हूँ विधानसभा चुनाव कवर करने। पश्चिम बंगाल रहा मैं 2 महीने, बिहार रहा मैं 2 महीने, और लोकसभा चुनाव भी कवर करता रहा हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि जब अमित शाह जी कहीं जाते हैं तो पार्टी के लीडर जो होते हैं बड़े अनुशासित हो जाते हैं और वो कई बार बहुत सख्त हो जाते हैं। आप तो उनके डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, अभी अमित शाह यहाँ आए भी थे मध्य प्रदेश में। थोड़ा बहुत व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूँ मैं, जब अमित शाह जी आते हैं, नेतृत्व करते हैं, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, तो उसको उतनी सहजता से बताइएगा कि उनकी लीडरशिप में डर तो लगा रहता है ना कि अरे बॉस आए हैं भाई, थोड़ा इस तरह की फीलिंग भी शेयर कीजिएगा। बहुत सारे लोग बैठे सुनना चाहते हैं। नहीं, देखिए, अमित शाह जी को मैं उनके व्यक्तित्व पर यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। अमित शाह जी जबरदस्त इंटेलिजेंट व्यक्ति है। यू नेम इट, यू गेट इट। आप सहकारिता से उनसे बात करिए, अथॉरिटी से बात होगी। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बात करिए, अथॉरिटी से बात होगी। आप कानून व्यवस्था पर बात करिए, अथॉरिटी से बात होगी। आप एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन पर बात करिए। आप ये जो शहरों में, गांव में या शहरों की सड़कों पर पशु बैठे हुए, उसकी समस्या के निदान की बात करिए। आप, मैंने बोला यू नेम इट, यू गेट इट। आपको आश्चर्य होगा कि कोई व्यक्ति इतना नॉलेज रखता है। आप कृषि की बात करिए, आप युवाओं के रोजगार की बात करिए, आप IT की बात करिए, आप AI की बात करिए, आप बड़ी से बड़ी तकनीक की बात करिए और गांव की इकोनॉमी की बात करिए। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि संपूर्ण है, मतलब नॉलेज के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। और वो बहुत लंबी बात नहीं करते, जैसा लोगों को लगता है कि वो बहुत लंबी बात नहीं करते। मीटिंग भी वो 15-20 मिनट में निपटाते हैं, पर 15-20 मिनट में वो जो देते हैं वो शायद कोई और समझ भी नहीं पाता। और हम जैसे छोटे कार्यकर्ता तो जहां सोचना बंद करते हैं, वहां अमित शाह जी सोचना शुरू करते हैं। तो उनके नेतृत्व में तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे 2 नेता हम सब के लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत भी हैं, एसेट है। और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और ये देश आगे बढ़ रहा है। मॉक ड्रिल होना है कल, और मैं इस मंच पर जो भी मेहमान आ रहे हैं, विश्वास जी, मैं उनसे पूछ रहा हूँ ये कि कल मॉक ड्रिल होना है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि बस अब किसी वक्त गोली चलने वाली है और पाकिस्तान पर हमला होने वाला है। मॉक ड्रिल से क्या होगा, मॉक ड्रिल क्यों किया जा रहा है? बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, सुन भी रहे होंगे। विस्तार न्यूज़ को करोड़ों लोग देख रहे हैं, 50-50 मिलियन से एक पोस्ट को देख रहे हैं। ये मॉक ड्रिल क्यों करवाया जा रहा है और आपकी सरकार की क्या तैयारी है, आपके शब्दों में? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। इस पर इस मंच से बहुत कुछ कहना उचित नहीं होगा,
बस मैं ये कह सकता हूं कि हम सबको, देशवासियों को ये विश्वास है कि पाकिस्तान की हरकतों का माकूल जवाब नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया जाएगा। ये मैं बहुत अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं। मॉक ड्रिल एक केंद्र सरकार की द्वारा दिया हुआ हम सबको एक निर्देश है। मध्य प्रदेश में 5 शहरों में होगा वो, उस पर बहुत बातचीत करना मुझे लगता है बहुत उचित नहीं होगा। पर यह बात सही है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने लगातार आतंकवाद को संरक्षण देते हुए हमारी स्थिति को खराब करने की कोशिश की है, उसका माकूल जवाब नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी दिया है। पर पहलगांव में जो हुआ वो अक्षम्य है, उसको सहन नहीं किया जाता, क्षमा लायक नहीं है। तो वाटर स्ट्राइक तो हो ही गई है और उसका इफेक्ट दिखने लगा। देखिए, जिस दिन मोदी जी ने यह निर्णय लिया था, लोग बाग बोलते थे कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। आज आप ही की बिरादरी के लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, इसका इफेक्ट दिखने लगा। तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और मोदी जी ने कहा है कि आतंक और आतंकवादियों को अब कोई स्थान नहीं मिलेगा इस दुनिया में। तो ये लड़ाई जो आतंकवाद के खिलाफ है, ये हिंदुस्तान लड़ेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी पर हमें पूरा विश्वास है। पर मुझे लगता है इस पर हमें बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमारी सेना और हमारा सैनिक, इसका मान बढ़ा रहे, इनका सम्मान बढ़ा रहे, इसका मनोबल बढ़ा रहे, यही हम 140 करोड़ देशवासियों का भाव और मंतव्य होना चाहिए। पर यह बात सुनिश्चित है कि माकूल जवाब सही समय पर पाकिस्तान को मिलेगा। आप कह रहे हैं तो मैं चर्चा इस पर नहीं करता हूं, क्योंकि आज उत्सव का दिन है और आप मेरे अतिथि हैं। लेकिन पूरे देश में यकीन मानिए मंत्री जी, कल जब ये हुआ, आदेश हुआ कि मॉक ड्रिल होना है, तो मेरी टीम ने ये निर्णय लिया कि हम 8 बजे जनता का रिएक्शन जानना चाहते हैं। मैंने दिल्ली में एक रिपोर्टर लगाया, मैंने भोपाल में लगाया, इंदौर में लगाया, जबलपुर में लगाया, नक्सल प्रभावित क्षेत्र जगदलपुर में और रायपुर में। और बस मैंने ये पूछा जनता से रिएक्शन कि आप मॉक ड्रिल के लिए कितने तैयार हैं और आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं। उसको लाखों करोड़ों लोगों ने देखा। इस समय चर्चा सिर्फ इसी बात की, और चर्चा इसलिए भी करनी पड़ती है मंत्री जी कई बार कि राफेल में नींबू मिर्ची बांध दिया जाता है, और फिर उसके बाद अभी जीतू पटवारी जी थे, उनसे भी सवाल किया ब्रजेश जी ने, तो फिर ये भी तो चर्चा का विषय बन जाता है कि इस समय जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, तो मैं इस मंच पर बहुत राजनीति नहीं करना चाहता, खासकर इस विषय पर देखिए, हम सबको ये सोचना तो पड़ेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं। हमें अपनी राजनीतिक सीमाओं को लांघ कर बात करनी पड़ेगी। यदि चन्नी जी एयर स्ट्राइक पर और सर्जिकल स्ट्राइक पर इस समय प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो ये उचित नहीं है। यदि अजय राय जी राफेल के खिलौने पर नींबू मिर्ची बांधते हैं तो ये ठीक नहीं है। कांग्रेस यदि मोदी जी के एक फोटो, तथाकथित फोटो लगाकर ट्वीट करता है और पाकिस्तान उसको रीट्वीट करता है, तो आप सोचिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का मान और सम्मान गिरता है। कांग्रेस को समझना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को समझना चाहिए, ये समय राजनीति करने का नहीं है। ये समय इस देश की एकता अखंडता को बचाने का समय। हमें अपनी राजनीतिक सीमाओं को छोड़ना पड़ेगा। क्या उचित है कि चन्नी जी एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाएं? क्या मेरी या उनकी हैसियत है ऐसी कि हम सेना और सैनिकों का मान गिराएं? क्या हम सेना और सैनिकों को इस तरह से हतोत्साहित करें? क्या हम इस तरह से पाकिस्तान के वक्तव्य में सुर से स्वर मिलाकर उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एस्टेब्लिश नहीं कर रहे? क्या हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान के मान और सम्मान को नहीं गिरा रहे? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, यह हमें मानना पड़ेगा। पर आप इस समय पर भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन है यह मानकर वक्तव्य दोगे तो मुझे लगता है ठीक नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि देश माफ नहीं करेगा, ये पब्लिक है, सब जानती है। और जैसा आपने कहा कि सुदूर छत्तीसगढ़ में भी हिंदुस्तान की सेना और सैनिकों के साथ जनता है, तो कश्मीर में भी हिंदुस्तान के सेना और सैनिकों के साथ जनता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक, ये देश का मान और सम्मान बढ़ा रहे। और इसलिए पूरी देश की जनता मोदी के साथ है, पूरे देश की जनता सेना और सैनिकों के साथ है। ऐसे मुझे लगता है मैं बोलना नहीं चाहिए, पर मत बोलिए, रोक लीजिए। नहीं, सनसनीखेज अपने आप को मीडिया में प्रदर्शित करने के लिए ये जो हो रहा है ना, ये ठीक नहीं है। वक्त आएगा, देखिएगा क्या होगा। समय का इंतजार कीजिए। और आपने इतना समय दिया आज, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार। और तालियों के साथ ज्ञान भाई, मुकेश जी को, आपको, ब्रजेश जी को, पूरी टीम को विस्तार की बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है। पूरे देश में विस्तार न्यूज़ आगे बढ़ रहा है। आपको बहुत शुभकामनाएं और आप ऐसी कृपा बना के रखिए हम नेताओं पर, अच्छा रहेगा। आपका स्नेह है, हमारा प्रेम है।